अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फाइस ओवर बाय अमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। एक बात बताओ आबिद, मैंने कहा, तुम्हारी बहन कहाँ चली गई है? ये पता चल जाता तो क्या वो आदमी और मेरी बहन जिंदा होते? उसने बड़े रौब से जवाब दिया। तुम्हारे ये अल्फाज सुनकर मुझे खुशी हुई है। मैंने इस तरह कहा जैसे मैं थानेदार नहीं बल्कि उसका दोस्त था। मैंने कहा, तुम जैसे गैरतमंद भाई अपनी गैरत पर जान दे दिया करते हैं। ये समझ नहीं आती कि तुम्हारे बहनोई को किसने कत्ल किया है। ये तो मैं भी नहीं बता सकता, उसने कहा। वैसे ये ज़रूर कहूँगा कि इस शख्स का अंजाम यही होना चाहिए था। किसी की बहन या बेटी को उजाड़ देना बहुत बड़ा जुर्म है। पुलिस और कानून के पास तो इसकी कोई सज़ा ही नहीं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ऐसे शख्स को माफ़ कर दिया जाए। तुमने इसकी माँ को क्यों माफ़ कर दिया है? मैंने कहा, इसे भी उड़ा देना था। असल कसूर तो वो ही है। अब इसी की बारी है, उसने ऐसे कहा जैसे नशे में हो। बरी कराना मेरा काम है, मैंने कहा और अपना दायां हाथ उसकी तरफ बेतकल्लुफ़ दोस्तों की तरह बढ़ाया और कहा, यह काम सिर्फ तुम कर सकते हो। उसने अपना हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ पकड़ लिया। वादा हुआ, उसने कहा। तुम शेर हो शेर, मैंने उसका हाथ दबाकर हिलाते हुए कहा। अब देखना कादिर के कत्ल से मैं तुम्हें किस तरह बरी कराता हूँ। एक दिन भी सज़ा नहीं होने दूंगा। मैं दो बहनों का भाई हूँ, एक भाई की गैरत को मैं ही समझता हूँ। तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया है। मैंने उसकी तरफ झुककर आहिस्ता से पूछा, तुम अकेले थे या नहीं? उसके मुंह से निकल गया और मेरी बात भी पूरी न होने दी कहने लगा, अकेला नहीं। वो यकलक चौंक पड़ा जैसे किसी ने उसे नींद से जगा दिया हो। उसके चेहरे पर घबराहट आ गई। उसने दाएं बाएं देखा, फिर मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। आहिस्ता आहिस्ता उसके मुंह से आवाज़ें निकलने लगीं। मैंने तो इसे कत्ल नहीं, नहीं जी नहीं। आप यकीन करें, खुदा की कसम आप यकीन करें, मैंने किसी को कत्ल नहीं किया। मैं खामोशी से उसके मुंह की तरफ देखता रहा। उसके मुंह से अल्फाज इस तरह निकल रहे थे जैसे इन पर इसका कोई कंट्रोल है ही नहीं। वो अपनी बेगुनाही साबित कर रहा था, लेकिन इसका दरअसल मसला ये था कि उसके मुंह से पहले जो लफ्ज़ निकल गए थे इन्हें वो वापस अपने पेट में डालने की कोशिश कर रहा था और अब वो कामयाब नहीं हो सकता था। उसने अब ऐसे लफ्ज़ मुंह से निकालने शुरू कर दिए थे जिनका कोई मतलब नहीं था। मैं उसके बोलने के अंदाज को और उसके चेहरे को बहुत तवज्जो से देख रहा था। यही मेरा मुल्जिम था, लेकिन मुल्जिम अगर अपनी ज़बान से कह दे कि कातिल मैं हूँ तो थानेदार के लिए इतना ही कह देना काफ़ी नहीं होता। मुल्जिम का मजिस्ट्रेट के सामने दिया हुआ तहरीरी इकबाली बयान भी फेल हो जाया करता है। कानून कहता है कि इकबाली बयान के साथ पूरा पूरा सबूत और शहादत भी पेश की जाए। वो बोलते बोलते चुप हो गया और हंस पड़ा, लेकिन फ़ौरन ही संजीदा हो गया। शायद इसे अपनी हंसी पसंद नहीं आई थी या इसे एहसास हो गया था कि ये मौका हंसने वाला नहीं। तुम बोल बोल कर थक गए हो, मैंने इसे कहा। अब मुझे बोलने दो। मैं इतना ही बोलूँगा कि इकबाली बयान दे दो और मैं तुम्हें बचाने की कोशिश करूँगा। मैंने कहा है ना। उसने बड़ी मुश्किल से ये लफ्ज़ अपने मुंह से धकेल धकेल कर बाहर निकाले। अब मेरी बात पर एतबार करें, मैंने उसे कत्ल नहीं किया। तुमने नहीं तो तुम्हारे किसी दोस्त ने किया होगा, मैंने कहा। तुमने कादिर को सिर्फ पकड़ा हुआ होगा और उसके गले में रस्सी डालने वाले तुम्हारे दोस्त होंगे। इनके नाम बता दो, मैं तुम्हें सुल्तानी गवाह बना लूँगा, फिर तुम्हें सज़ा नहीं मिलेगी। वो अपनी बेगुनाही साबित करने में लगा रहा। मैंने उसे खबरदार कर दिया कि उसने इकबाली जुर्म ना किया तो उसके साथ क्या सलूक होगा। आप कोई सबूत तो मेरे आगे रखें। वो अचानक दिलेर बन गया और उसने कहा, आप तो हर किसी को यही कहते होंगे कि तुम मुजरिम हो और तुम इकबाली बयान दे दो। मैंने जो जुर्म किया ही नहीं उसको अपने सर पर क्यों ले लूँ? तुम्हारी मर्जी है यार, मैंने कहा। एक हेड कांस्टेबल को बुलाकर कहा, इसे हवालात में बंद कर दो, आज रात को इसके साथ बातें होंगी। उसने हवालात में न जाने के लिए उछलकूद शुरू कर दी। वो मेरे कमरे से निकलता ही नहीं था। हेड कांस्टेबल इसे घसीट घसीट कर और धकेल धकेल कर हवालात में ले गया। मैंने इन तमाम लोगों को जिन्हें मैंने थाने में तलब किया हुआ था घरों को जाने की इजाज़त दे दी। मकतूल के ससुर और दो बड़े सालों को भेज दिया। इनका बाप जाने की बजाय मेरे पास आ गया और उसने पूछा कि मैंने उसके छोटे बेटे को हवालात में क्यों बंद कर दिया है। आपको अच्छी तरह मालूम है, मैंने कहा। मुझे कुछ भी मालूम नहीं जनाब, उसने कहा। आप चले जाएं, मैंने कहा। आपको मालूम हो जाएगा।
वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मेरे कमरे से निकल गया। मेरी अब सारी तवज्जो मकतूल के इस साले पर हो गई थी। सूरज गुरूब हो गया था। सारा दिन बयान लेते लेते गुजर गया था। मैंने एएसआई और एक हेड कांस्टेबल को इस काम पर लगा दिया कि वो मालूम करें कि मकतूल के इस साले आबिद की गहरी दोस्ती किसके साथ है। इसके दोस्त को इसी जैसा जज्बाती और बेवकूफ़ होना चाहिए या वो पक्का आदि मुजरिम होगा। मैंने इन्हें कहा कि मैं घर जा रहा हूँ और रात 10:30-11 बजे आऊँगा। मैंने नौजवान आबिद से बयान उगलवाना था। मैं घर चला गया और वर्दी उतार कर नहाया। अपने कपड़े पहनकर मैं खाने पर बैठा ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरी बीवी ने दरवाज़ा खोला और मुझे बताया कि एक कांस्टेबल आया है। मैंने कहा कि इसे अंदर बुला लो और तुम कमरे में चली जाओ। वो लड़की आ गई है जी, कांस्टेबल ने अंदर आकर कहा। वो मकतूल की बीवी जो लापता हो गई थी। किसने बताया है? इनके महल्ले के एक आदमी ने आकर बताया है, कांस्टेबल ने जवाब दिया। कहता है कि सीधी मकतूल के घर गई और अपने खामिद की मैयत पर उसने रोना पीटना शुरू कर दिया। वो कहता है जी कि लड़की तो शायद पागल हो गई है। इनका घर औरतों से भरा हुआ था। इस लड़की ने अपनी सास को गालियां देनी शुरू कर दी। औरतों ने उसे पकड़ लिया। तुम यूँ करो, मैंने कांस्टेबल को कहा, इस लड़की के बाप के पास जाओ और इसे कहो कि अपनी बेटी को फौरन थाने में पेश करे। कांस्टेबल चला गया। मैं हैरान होता रहा कि ये लड़की कहाँ से आ गई है। मकतूल की मैयत अभी तक घर में रखी थी। एक दिन पहले पोस्टमार्टम होता रहा। इसी शाम जनाजा न उठ सका था क्योंकि घर के अफराद को मैंने पूछगछ के लिए अपने साथ पाबंद रखा हुआ था। सर्दियों के दिन थे, इसलिए लाश के खराब होने का खतरा नहीं था। शायद कुछ रिश्तेदारों ने भी आना था, इनके लिए जनाजा ना उठाया गया। फिर अगले दिन चढ़ा तो मैंने फिर मकतूल के बाप और बड़े भाई को थाने बुला लिया। इन्हें मैंने घर जाने की इजाज़त दी तो अब वो जनाजा उठाने की तैयारियां करने लगे। इतने में मकतूल की बेवा पहुंच गई। मैं खाना खाकर थाने चला गया और मकतूल की बेवा का इंतज़ार करने लगा। 1 महीने की गुमशुदगी के बाद इसकी वापसी की खुशी इसके वालिदैन को होगी। मुझे कोई खुशी नहीं थी। अगर मेरे पास इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट आई होती और मैं इसे ढूंढने में नाकाम हो गया होता और वो इस तरह अचानक आ जाती तो मैं बहुत खुश होता कि मेरा एक मसला ख़त्म हो गया है। मुझसे बयान ले लेता कि वो अपनी मर्जी से गई थी और आ गई है। अब मैंने इसे इस वजह से थाने बुलाया था कि शायद अपने खामिद के कत्ल के साथ ताल्लुक़ रखने वाली कोई बात उसके सीने में छुपी हुई हो। वो आ गई। उसके साथ उसका बाप और बड़ा भाई था। मैंने इन्हें दूर से देखा था कि बाप और भाई उसे ला रहे थे। मेरे दिल को तकलीफ़ हो रही थी। ये लोग हैसियत और इज़्ज़त वाले थे। इनका रोब और एहतराम था, लेकिन ये बाप और भाई अपनी बेटी को इस तरह थाने तक लाए जिस तरह पागलों को कहीं ले जाया जाता है। रास्ते में लोग इनका तमाशा देख रहे थे। बहुत सारे बच्चे इनके पीछे पीछे आ रहे थे। ये सब तमाशाई थे। इन लोगों ने छोटी छोटी गलत हरकतें करके अपने आप को तमाशा बनाया था। मैं लेक्चर नहीं दूंगा। आपको इन लोगों की गलतियां सुना दी हैं। ये गलतियां हमारे घरों में आज भी बड़े शौक और फ़ख्र से की जाती हैं। लड़की मेरे कमरे में लाई गई। उसकी हालत पागलों जैसी थी। अपने मुंह पर हाथ मार मार कर उसने मुंह लाल सुर्ख किया हुआ था। अपने बालों को उसने नोचा था, इसलिए बाल बिखरे हुए थे। आंखें सुर्ख थीं और वो बहुत खूबसूरत थी। मैंने उसके बाप और भाई को बाहर भेज दिया और लड़की को कुर्सी पर बिठाया। इसे पानी पिलाया। फिर मैंने अफसोस किया कि उसका खामिद कत्ल हो गया है। उसे तसल्लियाँ दी और ऐसी बातें की जिनसे ये जाहिर होता था कि मैं थानेदार नहीं और उस पर कोई इल्ज़ाम भी नहीं। ना थाने से डरो, ना मुझसे डरो, मैंने कहा। मैं तो ये समझता हूँ कि मेरी छोटी बहन मेरे पास आई है। मैं सिर्फ ये मालूम करना चाहता हूँ कि तुम्हारे खामिद को किसने कत्ल किया है। इसकी माँ ने, उसने कहा। ये पहली बात थी जो उसके मुंह से निकली थी। मेरे सामने आकर वो चुपचाप बैठी रही थी और फटी फटी आंखों से मुझे देखती रही थी, हैरान और परेशान। इसकी माँ चुड़ैल की तो मैंने बहुत सी बातें सुनी हैं। मैंने कहा। अपने बेटे को इस चुड़ैल ने खा लिया है, इसने कहा और अपनी सास की बातें बतानी शुरू कर दी। मैं ये बातें पहले भी सुन चुका था। ना सुनता तो भी मुझे मालूम था कि एक बुरी सास कैसी होती है और घर में क्या करती है। यह औरत सिर्फ बुरी सास नहीं थी बल्कि बुरी बीवी और बुरी माँ थी। सारे घर के लिए मुसीबत बनी हुई थी। मैं इसी माशरे का फर्द था। मैं हर बात को समझता था। इसीलिए मैंने उसकी बीवी को बोलने से रोका नहीं, इसे बोलने दिया ताकि उसका दिल हल्का हो जाए और मेरी तरफ से इस पर जो घबराहट है वो उसके दिल से उतर जाए। मैंने ये भी मालूम करना था कि वो गई कहाँ थी और वापस क्यों आ गई है। मैं तो कहती हूँ, उसने कहा,
میرے باپ اور میرے بھائیوں نے بھی میرے خامند کو قتل کیا ہے۔ میں انہیں کہتی تھی کہ جس طرح قادر کا بڑا بھائی ماں باپ سے الگ ہو کر اسی حویلی میں رہ رہا ہے، اسی طرح میں قادر کو الگ کر لوں گی، لیکن میرا باپ اور میرے بھائی کہتے تھے کہ قادر پر بھروسہ نہ کرو، وہ اسی ماں کا بیٹا ہے، تم سر اونچا کر کے رہو اور ان لوگوں کو ایک کے جواب میں 10 سناؤ۔ آپ نہیں جانتے قادر کو میرے ساتھ کتنی محبت تھی۔ اتنا کہہ کر وہ ایسا روئی کہ مجھے بھی اس نے ہلا دیا۔ ایسا نظر آتا تھا کہ اب یہ کبھی چپ ہوگی ہی نہیں۔ میں نے اس دوران ارادہ کر لیا کہ اسے اب گھر کی کوئی بات نہیں کرنے دوں گا۔ یہ باتیں ختم ہونے والی نہیں تھیں۔ میرا کام اور میرا مقصد کچھ اور تھا۔ میں نے اسے چپ کرایا۔ اب یہ بتاؤ، میں نے پوچھا، تم چلی کہاں گئی تھی اور کس کے ساتھ گئی تھی؟ اپنے خاوند کے پاس چلی گئی تھی، اس نے جواب دیا۔ اور کہاں جانا تھا مجھے؟ کیا؟ میرے منہ سے بڑی لمبی کیا نکلی۔ میں تو بہت ہی حیران ہو گیا تھا۔ اس نے جو بیان دیا وہ میں اپنے لفظوں میں سناتا ہوں۔ یہ تو میں نے سنا ہی دیا کہ اس لڑکی کو جس کا نام ختیجہ تھا کس طرح اس کے ماں باپ کے گھر بٹھا دیا گیا تھا۔ قادر طلاق نہیں دینا چاہتا تھا، نہ ختیجہ کی مرضی طلاق لینے کی تھی۔ قادر کی ماں تو ختیجہ اور اس کے والدین کو تنگ کرنے کے لیے کہتی تھی کہ لڑکی کو طلاق نہیں دیں گے اور لڑکی کو بسائیں گے بھی نہیں، لیکن قادر اور ختیجہ کی سوچ کچھ اور تھی۔ وہ ایک دوسرے سے الگ الگ تڑپ رہے تھے۔ کچھ مہینے گزر گئے تو قادر نے اپنے دوست جلیل کے ساتھ اس مسئلے پر بات کی۔ میں جلیل کے بارے میں سنا چکا ہوں کہ وہ قادر کا ہمراز دوست تھا۔ جلیل نے اپنی بیوی کے ذریعے قادر اور ختیجہ کی ملاقات کا انتظام کر دیا۔ جلیل کی بیوی نے ختیجہ کو بتایا کہ قادر اس سے ملنا چاہتا ہے۔ ختیجہ فوراً جلیل کے گھر پہنچی اور میاں بیوی کی ملاقات الگ کمرے میں ہوئی۔ ختیجہ نے مجھے اس ملاقات کی ہر ایک بات سنائی۔ میں صرف یہ لکھوں گا کہ یہ ایک جذباتی ملاقات تھی۔ قادر جس شہر میں ملازم تھا وہ 22-23 میل دور تھا۔ اس وقت اتوار کو چھٹی ہوا کرتی تھی۔ قادر ہفتے کی شام گھر آ جاتا اور اتوار کی رات واپس چلا جاتا تھا۔ ہفتے کی شام اپنے گھر میں کھانا کھا کر قادر جلیل کے گھر چلا جاتا اور ادھر سے ختیجہ آ جاتی۔ جلیل کی بیوی نے ختیجہ سے گہری دوستی کر لی تھی۔ ختیجہ کے والدین قادر کی بیوی پر اعتبار کرتے تھے، وہ بھی ختیجہ کی عمر کی ہی تھی۔ وہ ختیجہ کے گھر جاتی، اس کی ماں کے ساتھ بھی گپ شپ لگاتی، پھر اسے کہتی، خالہ میں ختیجہ کو ساتھ لے جا رہی ہوں۔ ماں نے کبھی اعتراض نہیں کیا تھا، وہ تو یہی بہتر سمجھتی تھی کہ ختیجہ کا کسی طرح دل لگا رہے۔ جلیل اور اس کی بیوی نے ختیجہ کا دل لگانے کا بندوبست کر دیا تھا، لیکن ہر ہفتے کا ملنا ٹھیک نہیں تھا، پکڑے جانے کا ڈر تھا، اس لیے یہ ملاقاتیں ایک ہفتہ چھوڑ کر ہونے لگیں۔ یہ کوئی ازدواجی زندگی نہیں تھی۔ قادر اور ختیجہ نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا تھا۔ وہ یہ تھا کہ ختیجہ ہمیشہ کے لیے اپنے گھر سے نکل آئے اور قادر اسے شہر اپنے پاس لے آئے گا، پھر دونوں کبھی نہیں آئیں گے۔ اگر ان کے والدین وغیرہ کو معلوم ہو گیا کہ وہ شہر میں اکٹھے رہ رہے ہیں اور ان تک پہنچ بھی گئے تو یہ دونوں اس شرط پر واپس آئیں گے کہ آپس میں اختلافات ختم کرو اور ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے دو۔ ایک رات قادر شہر سے یہاں آیا، اس کے گھر والوں کو معلوم نہیں تھا۔ ختیجہ نے دن کے وقت اپنے 2 کپڑے، زیور وغیرہ جو اس نے ساتھ لے جانے تھے، چوری چوری ایک سوٹ کیس میں ڈال لیے تھے۔ رات کو جب اس کے گھر والے سوئے ہوئے تھے، وہ اٹھی اور اٹیچی اٹھا کر گھر سے نکل گئی۔ میں نے بڑے آرام سے سنا دیا ہے کہ اس نے اٹیچی اٹھایا اور نکل گئی، لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں تھا جس طرح میں نے سنایا ہے۔ یہ تو بڑا خطرناک اور مشکل کام تھا جو اس لڑکی نے کامیابی سے کر لیا۔ یہ خاوند کی محبت کا کرشمہ تھا، اور یہ بھی خیال رکھیں کہ وہ کوئی گناہ نہیں کر رہی تھی۔ یہ اس لڑکی کی اصل طاقت تھی۔ قادر اور جلیل کھیتوں میں کھڑے تھے۔ انہوں نے ختیجہ کو پہلے بتا دیا تھا کہ وہ کس طرف سے جلیل کے گھر آئے۔ قادر نے اس کے ہاتھ سے اٹیچی کیس لے لیا اور وہ جلیل کے گھر گئے۔ 3:30-4 بجے یعنی سحری کے وقت بڑے شہر کی طرف جانے والی 2-3 بسیں گزرا کرتی تھیں۔ قادر نے ختیجہ کو ایک بس میں بٹھایا اور میاں بیوی اس جگہ سے نکل گئے جہاں ان کے درمیان گھروں کی سیاست بازی اور خباثت کی دیوار کھڑی کر دی گئی تھی۔ قادر نے شہر میں ایک مکان کرائے پر لے لیا تھا۔ قادر نے کسی وجہ سے 4-5 دن چھٹی لی تھی۔ اس نے گھر کا کوئی کام تھا جو مجھے یاد نہیں رہا کہ کیا تھا۔ وہ ختیجہ کو شہر میں اکیلا چھوڑ آیا تھا اور اپنے 2 دوستوں کو کہہ آیا تھا کہ اس کے گھر کا خیال رکھے۔ ختیجہ نے مجھے بتایا کہ قادر نے 1 مہینے بعد اپنے والدین کو بتانا تھا کہ ختیجہ اس کے پاس ہے اور وہ واپس نہیں آئے گا۔ میں نے قادر کے باپ سے پوچھا تھا، اس نے ابھی گھر والوں کو نہیں بتایا تھا۔ کیا تم قادر کے قتل کی اطلاع پر آئی ہو؟ میں نے پوچھا۔ ہاں جی، اس نے جواب دیا۔ جلیل بھائی جان نے اپنا ایک آدمی قادر کے دفتر میں بھیجا تھا کہ قادر کے ایک دوست کو اطلاع دے آئے کہ قادر قتل ہو گیا ہے۔
इस दोस्त ने घर आकर मुझे इतला दी। इसी दोस्त ने मुझे बस पर भी बिठाया था। अगर किसी को शक है कि मैं किसी और के साथ कहीं और चली गई थी तो मेरे साथ चलो, मैं किराए का वो मकान दिखाऊंगी जहां हम रहते थे। कादिर के और मेरे कपड़े, जेवर और सामान वहीं पड़ा है, चलकर देख लो। ये लड़की, जिसे मैं कुछ और समझता था, मेरी नज़रों में फरिश्ता बन गई। मैंने एक कांस्टेबल को बाहर जाकर कहा कि जलील को अपने साथ ले आए। तुम्हारा शक क्या है? मैंने खतीजा से पूछा। कादिर को किसने कत्ल किया है? ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे भाइयों को पता चल गया हो कि तुम्हें कादिर ले गया है और उन्होंने इसमें अपनी बेइज्जती समझी हो? मैं क्या बताऊं, उसने कहा। ये हो तो सकता है, लेकिन वो पहले मेरे पास आते और कहते कि अपने घर चलो। आप खुद सोचें, मेरा दिमाग काम नहीं करता। मैंने उसे यह ना बताया कि उसका छोटा भाई कत्ल के शुबे में हवालात में बंद है। खतीजा के साथ मेरा और कोई काम नहीं था। मैंने उसके साथ थोड़ा बहुत और बातें की और उसके बाप को बुलाकर खतीजा को उसके हवाले कर दिया। बाप को मैंने सिर्फ ये कहकर रुखसत कर दिया कि ये अपने खामिद के पास चली गई थी। लोगों को बता दो कि इसे बदनाम न करें। तकरीबन 11 बजे का वक्त हो गया। जलील आ गया था। मैंने उसे बुलाया। मैंने पहले उससे पूछगछ की थी तो मैंने उसे कहा था कि वो कोई बात मुझसे छुपाए नहीं। इसने कहा था कि वो कुछ भी नहीं छुपा रहा। खतीजा से पता चला कि जलील ने मुझसे वो बातें छुपाई थीं कि खतीजा कादिर के पास चली गई है। अब फिर जलील मेरे सामने बैठा हुआ था। मैंने उससे पूछा कि उसने मुझे क्यों नहीं बताया कि खतीजा कहाँ है। क्या तुम नहीं जानते कि तफ्तीश में कोई बात पुलिस से छुपाना जुर्म है? मैंने कहा। मैं जानता था या नहीं जानता था, उसने कहा। मैंने ये जुर्म किया है। आप मुझे गिरफ्तार करें और सज़ा दें। मैंने अपना फ़र्ज़ अदा किया है, आप अपना फ़र्ज़ अदा करें। मुझे उम्मीद थी कि वो डर जाएगा, लेकिन वो तो बिल्कुल ही नहीं डरा। मैंने उससे पूछा कि उसने क्या फ़र्ज़ अदा किया है। दोस्ती का फ़र्ज़, उसने कहा। मेरे दोस्त ने कहा था कि किसी को पता न चले। खतीजा ने भी मुझसे यही वादा लिया था। खतीजा मुझे भाईजान कहती है। भाई अपनी बहन के साथ वादा करके अपनी जान तो दे सकता है, इसे धोखा नहीं दे सकता। अगर मैंने कोई जुर्म किया है तो इस सज़ा को बड़ी खुशी से कबूल करूँगा। उसने कोई जुर्म नहीं किया था। खतीजा की गुमशुदगी की रिपोर्ट मेरे पास आई ही नहीं थी। अगर रिपोर्ट आती और जलील ये जाहिर न करता कि वो कादिर के पास है तो फिर वो मुजरिम था। मुझे आज तक ये खूबसूरत जवान याद है। इसे मैंने दिल से पसंद किया था। हर बात बड़े पक्के लहजे में करता था। मैंने इससे तस्दीक करानी थी जो उसने कर दी कि खतीजा ने जो बयान दिया है वो बिल्कुल ठीक है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जलील ने कहा। इस वक्त जहाँ जाओ वहाँ कादिर के कत्ल की बातें हो रही होती हैं। हर कोई पूछता है कि कातिल कौन है। लोग अपनी अपनी राय भी देते हैं। मुझे आज ही एक आदमी ने बताया कि जब कादिर कत्ल हुआ उससे आधा पौन घंटा पहले वो गली से निकलकर खेतों के रास्ते अपने महल्ले की तरफ जा रहा था तो उसने खतीजा के छोटे भाई आबिद को एक आदमी के साथ एक मुंडेर पर बैठे देखा था। इन दोनों के साथ इस आदमी को सलाम दुआ भी हुई थी। कादिर मेरे घर इसी रास्ते से आया करता था। गलियों की तरफ से फासला ज़्यादा था। आप इस आदमी को भी बुला सकते हैं। जो आदमी आबिद के साथ बैठा हुआ बताया गया था, इसे मैं जानता था। वो एक बार का सजा याफ्ता था। उसने एक आदमी को चाकू मारा था। वो आदमी बच गया था। चाकू मारने वाले इस शख्स को दफ़ा 307 के तहत 3 साल सजा कैद हुई थी। वो चोरी की वारदातें भी करता था, लेकिन वो लड़ाई झगड़े में ज़्यादा मशहूर था। मैंने एक कांस्टेबल को उस आदमी के घर भेजा जिसने जलील को ये बात बताई थी और एक हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल को इस सजा याफ्ता आदमी को थाने लाने के लिए भेज दिया। जलील को अभी थाने में ही रहने को कहा और वो बरामदे में चला गया। मैंने आबिद को हवाला से निकलवा कर अपने कमरे में बिठाया। एएसआई ने मुझे बताया। मैं गया तो उसने बताया कि एक मुखबिर ने बताया है कि इसने कत्ल के वक्त से कुछ देर पहले आबिद को एक गली में इसी जुराइम पेशा आदमी के साथ खेतों की तरफ जाते देखा था। मैं अपने कमरे में आया। इस जुराइम पेशा और सज़ा याफ्ता आदमी का नाम कुछ और था, लेकिन मैं इसका नाम फीका रख देता हूँ। हाँ भाई आबिद, मैंने कहा, कुछ सोचा है? मेरी बात पर गौर किया है? इकबाली हो जाओ यार, फ़ायदे में रहोगे। उसने इनकार किया और मन्नतें करने लगा कि मैं इसे छोड़ दूं। फीके के साथ खेतों में बैठे क्या कर रहे थे? मैंने इससे पूछा। कब? उसने पूछा। किस वक्त? अपने बहनोई को कत्ल करने से आधा घंटा पहले, मैंने कहा। वैसे ही बैठे हुए बातें कर रहे थे, उसने कहा। इतनी ठंडी रात और वो जगह देख, मैंने कहा। तुम्हें वही जगह बैठने को मिली थी। लोग घरों में दरवाजे खिड़कियां बंद करके और रजाइयां लेके सोए हुए थे और तुम दोनों को गर्मी लग रही थी। मैंने उसे परेशान करने के लिए पूछा। फीके के साथ क्या बातें हुई थी?
اس نے کیا کہا؟ تم نے کیا کہا؟ یہ کوئی پرانی باتیں نہیں، ابھی ایک ہی رات گزری ہے، بولو، اور یہ سوچ کر بولو کہ جو باتیں تم بتاؤ گے وہ میں فیقے سے بھی پوچھوں گا، ذرا سا بھی فرق ہوا تو نتیجہ دیکھ لینا۔ سچی بات ہے جی، اس نے کہا، میں اپنی بہن کی باتیں کر رہا تھا کہ اس نے خاندان کی عزت تباہ کر دی ہے۔ فیقہ میرے بہنوئی قادر اور اس کی ماں کو گالیاں دیتا تھا کہ وہ میری بہن کو بسا لیتے تو بہن اس طرح گھر سے لاپتہ نہ ہوتی۔ پھر قادر آ گیا اور تمہاری باتیں رک گئیں۔ میں نے کہا، قادر نہیں آیا تھا جی، اس نے کہا۔ میں نے اس کے منہ پر بڑی زور سے تھپڑ مارا، اس نے رونا شروع کر دیا۔ اس کے بعد یہی ہوتا رہا کہ میں کوئی سوال کرتا، وہ اپنی مرضی کا جواب دیتا اور میں اس کے منہ پر بڑا سخت تھپڑ مارتا۔ پھر میں نے اسے بتایا کہ اس نے اپنا انکار جاری رکھا تو ایذا رسانی کے کون کون سے طریقے استعمال کیے جائیں گے، اور اگر وہ مر گیا تو اس کی لاش غائب کر دی جائے گی۔ ہیڈ کانسٹیبل نے آ کر بتایا کہ فیقہ آ گیا ہے۔ میں نے کہا کہ اسے اندر بھیج دو۔ فیقہ آ گیا۔ میں نے کہا کہ اسے اندر بھیج دو، اور فیقہ آ گیا۔ یہی تھا؟ میں نے عابد سے پوچھا۔ یہی تھا نا تمہارے ساتھ؟ جی، عابد نے جواب میں کہا۔ اچھی طرح شناخت کر لو، میں نے کہا۔ بولو۔ یہی تھا جی، اس نے کہا۔ شاباش، میں نے کہا۔ میں فیقے کو ساتھ لے کر باہر آ گیا۔ ہیڈ کانسٹیبل کو کہا کہ وہ میرے کمرے میں چلا جائے اور عابد کا خیال رکھے۔ اس تھانے میں حوالات کے 2 کمرے تھے، ایک کمرہ عورتوں کے لیے جو اس وقت خالی تھا۔ میں فیقے کو اس کمرے میں لے گیا۔ اپنی زبان سے بول فیقے، میں نے کہا۔ تیرا یار تو بک پڑا ہے، تم تو استاد آدمی تھے، کیا بے وقوفی کی تم نے؟ اتنے کچے آدمی کے ساتھ ایسی واردات کر ڈالی۔ میں ایک بات بتاتا ہوں، جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ پولیس والوں کا طور طریقہ کچھ اور ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ دوستی بھی ہوتی ہے اور دشمنی ایسی کہ ضرورت پڑے تو انہیں مار مار کر ہڈی پسلی ایک کر دی جاتی ہے۔ یہ لوگ پولیس کے لیے مددگار بھی ہوتے ہیں۔ میں فیقے کے ساتھ دوستی کے رنگ میں بات کر رہا تھا اور میں اس کے ساتھ جھوٹ بول رہا تھا کہ جلیل نے اقبال جرم کر لیا ہے۔ اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ میں نے فیقے سے کہا۔ تمہاری ہسٹری شیٹ عدالت میں پیش ہوگی تو سیدھے پھانسی کی کوٹھی میں جاؤ گے۔ میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں، تم تھانے میں بیٹھے ہوئے ہو اور تھانے کے تم بہت کام کر چکے ہو، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم کو میں بچا لوں۔ سلطانی گواہ بنا لیں، اس نے کہا۔ تم بات کرو، میں نے اتنے پیار سے کہا جیسے میں تھانے دار نہیں ہوں۔ میرے کمرے میں آ جاؤ۔ میں نے اپنے کمرے میں آ کر ہیڈ کانسٹیبل کو کہا کہ وہ عابد کو حوالات میں لے جائے۔ فیقے کو بٹھا لیا۔ میری زندگی آپ کے ہاتھ میں ہے حضور، اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ خیال رکھنا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ تمہارے بچوں کا ہی تو مجھے خیال ہے فیقے، میں نے کہا۔ میں مقدمے میں ایک خانہ خالی اور ایک خانہ کمزور رکھوں گا۔ اول تو سیشن سے بری ہو جاؤ گے، نہیں تو اپیل میں ہی نکل جاؤ گے۔ مجھے مکمل بات سناؤ۔ سلطانی گواہ نہیں بنائیں گے؟ تم بیان تو دو، میں نے کہا، باقی مجھ پر چھوڑ دو۔ اور بھی کئی باتیں کروا کے اس نے اقبالی بیان دے دیا۔ مجھے تو یہ امید تھی کہ وہ سیدھے ہاتھوں نہیں مانے گا، لیکن میری استادی کام آ گئی۔ میں سیدھی سی بات سنا دیتا ہوں۔ فیقے اور عابد کی دوستی تھی۔ فیقہ پکا بدماش تھا اور عابد بدماشی میں منہ مارتا تھا۔ اسے گھر سے پیسے مل جاتے تھے اور وہ گھر سے پیسے چوری بھی کر لیا کرتا تھا۔ فیقے اور 2-3 اور دوستوں نے اسے جوئے کا چسکا بھی ڈال دیا تھا۔ عابد کی بہن ختیجہ اپنے سسرال سے آ کر گھر بیٹھ گئی۔ اس کے ساتھ قادر کی ماں جو ناروا سلوک کرتی تھی وہ گھر میں سناتی تھی تو عابد کو بہت غصہ آتا تھا۔ اس نے فیقے کو بتایا کہ وہ انتقام لینا چاہتا ہے۔ فیقہ اسے روکتا تھا۔ وقت گزرتے گزرتے وہ وقت آ گیا کہ ختیجہ لاپتہ ہو گئی۔ اس کے گھر والوں نے پہلے تو چھپائے رکھا، لیکن عورتوں نے پوچھنا شروع کر دیا کہ ختیجہ کہاں ہے۔ بات چھپی نہ رہ سکی، لوگوں نے باتیں بنانی شروع کر دیں۔ عابد جوشیلا اور جذباتی نوجوان تھا، وہ عقل کو استعمال نہیں کرتا تھا اور وہ اپنے آپ کو غنڈہ اور بدماش بھی سمجھتا تھا۔ اسے یہ وہم بھی تھا کہ سارا شہر اس سے ڈرتا ہے اور اس کی عزت کرتا ہے۔ اس کی کسی کے ساتھ لڑائی ہو گئی، اس شخص نے عابد کو طعنہ دیا کہ جا پہلے اپنی بہن کو تو ڈھونڈ جو اپنے یار کے پیچھے تمہارے منہ پر تھوک گئی ہے۔ عابد کو اپنی بہن کی بجائے قادر پر اور زیادہ غصہ آیا کہ اگر قادر اس کی بہن کو اپنے گھر میں رہنے دیتا تو آج بہن گھر سے نہ بھاگ جاتی اور یہ طعنے نہ سننا پڑتے کہ تیری بہن اپنے کسی ہوتے سوتے کے پیچھے نکل گئی ہے۔ قادر پر اسے یہ بھی غصہ تھا کہ قادر ختیجہ کو طلاق نہیں دیتا تھا، طلاق دے دیتا تو ختیجہ کی دوسری شادی کر دی جاتی۔ انہی دنوں رفیقے کو کچھ رقم کی ضرورت پڑ گئی۔ وہ عابد کا دوست تھا۔ عابد نے اس کے آگے اپنی بے عزتی اور غصے کا رونا رو دیا اور قادر کو قتل کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔
उसने फीके को यह भी कहा कि वो इसकी मदद करे। इनके दरमियान कत्ल करने और कत्ल न करने की भी बातें हुई। आबिद के दिमाग पर खून सवार हो गया था। फीके के दिमाग में ये बात आ गई कि इसे जो रकम दरकार है वो आबिद से हासिल कर सकता है। उसने आबिद को बताया कि वो बहुत परेशान है, अगर इसे 1000 रुपया मिल जाए तो इसकी परेशानी खत्म हो सकती है। मैं फौरन 1000 रुपया तो नहीं दे सकता, आबिद ने कहा। 2-3 दिनों तक 500 रुपये दे दूंगा। तुम कादिर को कत्ल करने में मेरी मदद करो, इसके बाद बाकी रकम भी दे दूंगा और मैं रकम तुमसे वापस भी नहीं लूंगा। ये याद रखें कि आज से 40 साल पहले का 1000 रुपया आजकल के 20,000 रुपये के बराबर है। फीका तैयार हो गया और दोनों कत्ल का कोई ऐसा तरीका सोचने लगे जिसमें वो पकड़े न जाएं। उन्होंने इस शहर जाकर जहां कादिर मुलाजिम था इसे कत्ल करने पर गौर किया। ये काम फीके ने अपने जिम्मे ले लिया कि वो वहां जाकर कादिर से मालूम कर लेगा कि वो कहाँ रहता है। वो अकेला ही रहता होगा। किसी रात जाकर उसे आराम से कत्ल कराएंगे। कादिर की किस्मत में इन्हीं के हाथों मरना लिखा था। वो 4-5 दिनों की छुट्टी पर आ गया। आबिद ने उसे देख लिया। आबिद ने पहले भी उसे कई बार देखा था कि रात को कादिर जलील के घर जाता है और खेतों की तरफ से जाता है। कत्ल की रात आबिद ने उसे जलील के घर जाते देख लिया। उसने फीके के घर जाकर उसे बताया और 300 रुपये भी फीके को दे दिए। फीका अपने घर से रस्सी ले आया और दोनों कादिर के रास्ते में खेतों में जाकर बैठ गए। कादिर वापस आया तो दोनों उसकी तरफ पीट करके आहिस्ता आहिस्ता चल पड़े ताकि कादिर को शक भी ना हो सके और ना ही पहचाना जा सके। कादिर उनके करीब आया तो दोनों ने उसे रास्ता दिया और उसकी तरफ देखा तक नहीं। रात का वक्त था, कादिर ने तो इन्हें पहचाना भी नहीं होगा। कादिर ने इनके करीब से गुजरकर 2-3 कदम आगे गया होगा कि आबिद ने फीके के साथ तय किए हुए तरीके के मुताबिक पीछे से कादिर को अपने बाजुओं में जकड़ लिया। फीके ने कादिर के गले में रस्सी डालकर पीछे एक गांठ दे दी। आबिद ने कादिर को छोड़कर रस्सी का एक सिरा पकड़ लिया, दूसरा सिरा फीके के हाथ में था। दोनों ने रस्सी को अपनी अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। कादिर गिरने लगा तो दोनों इसे खेत के अंदर गंदम की फसल में घसीट कर ले गए। कादिर का तड़पना बंद हो गया। फीके ने इसकी नब्ज देखी, फिर दिल पर हाथ रखा। वो मर गया था। दोनों ने एक दूसरे को तसल्ली दी कि अब कोई नहीं पकड़ सकेगा। वो भूल गए थे कि एक ऐनी शायद देख रहा था और वो अल्लाह की ज़ाते बारी थी और सच्चा इंसाफ अल्लाह के ही हाथ में है। मैंने ये एक बार जुर्म आबिद के आगे रख दिया, इसे चकमा दिया कि मौके का कोई गवाह नहीं, इसलिए वो बरी हो जाएगा। इसने भी बयान दे दिया। फिर दोनों के इकबाली बयान एक मजिस्ट्रेट से कलम बंद करवा के दोनों को जेल की हवालात जुडिशनल लॉकअप में भेज दिया। मैंने मुकदमा बड़ी मेहनत से तैयार किया था, पैडिंग बड़ी मजबूत की थी, कोई खाना खाली नहीं रहने दिया था। दोनों मुलजिमों को सजाए मौत दी गई। हाई कोर्ट में अपीलें नामंजूर हो गईं, रहम की अपीलें भी नामंजूर हुईं और दोनों को फांसी दे दी गई।